नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय कॉमरेड इंद्रजीत सिंह जी। नमस्कार जी सब कॉमरेड साहब जी। आज आपकी जैकेट और आपकी शर्ट मुझसे ज़्यादा कहीं बेहतर लग रही है। धन्यवाद, सवेरे सवेरे कॉम्प्लीमेंट मिला। और दोस्तों, इतिहास को लेके हमारी जो समझ है खासकर हरियाणवी लोगों की, वो बहुत कमाल की नहीं कही जा सकती, क्योंकि हमारे साथ वो बनती है कि गांव में ढिंढोरा और बगल में छोरा। और जब हम हरियाणा के बहुत उन पर्सनैलिटीज़ की बात करते हैं जिन्होंने अपने जीवन में हरियाणा को लेके, देश को लेके बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि डॉक्टर रामधन सिंह हुड्डा कौन थे, और बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम हमारे जहन में नहीं आते हैं। खासकर हम सिर्फ पॉलिटिशियन को याद रखते हैं। लेकिन कामरेड साहब का एक अच्छा विचार ये मुझे पसंद आया कि इन्होंने कहा कि धर्मेंद्र, हमें उन लोगों को भी याद करना चाहिए जिनको हम भूल चुके हैं, और वो बहुत ज़रूरी है उनको याद किया जाना। तो इस कड़ी में सबसे पहले आज हम याद कर रहे हैं क्रांति कुमार को। क्रांति कुमार जी भगत सिंह जी के बहुत ही सच्चे सहयोगी थे। उनके साथ उन्होंने बहुत लंबा काम किया, और दुर्भाग्य से आप ये देखिए कि इनके बच्चों को होटल पे बर्तन मांज के अपना गुजारा करना पड़ा। और क्रांति कुमार जी पानीपत के रहने वाले थे, और इनकी जो मृत्यु है वो इतनी दर्दनाक थी कि बताते हुए भी बहुत दुख होता है। सांप्रदायिक ताकतों ने इनको इनकी दुकान में जिंदा जला दिया था। आइए बात करते हैं क्रांति कुमार से, और इनकी कहानी जानने के बाद आप इनके बारे में दो शब्द जरूर कहना, ताकि दुनिया को पता चले कि क्रांति कुमार का कितना बड़ा योगदान है हमारी आज़ादी में। कॉमरेड साहब, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी उन्हीं लोगों में से एक हूँ जिनको क्रांति कुमार जी के बारे में आपके जिक्र करने से पहले नहीं पता था। ये मैं ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करता हूँ। और क्रांति कुमार जी की कहानी क्या है, आप हमारे दर्शकों को बताइए ताकि पता चले उनको। ये बात आपने बिल्कुल शुरुआत में ही जो कही है कि अपने इतिहास को ना जानना, अतीत को, उसी के बारे में कहते हैं कि दोज हु डू नॉट लर्न फ्रॉम देयर हिस्ट्री आर डूम्ड टू बी फिनिश्ड। तो ये ऐसी ही बात है, और बदनसीबी है हमारी पीढ़ी की, लगा लो, या हमारे समाज की, कि हम अपने ही अतीत से परिचित नहीं हैं। और ये जो आपने मेरा जो अपील जो स्वीकार की कि हम एक एक करके उनके बारे में जी जाने, क्रांति कुमार के बारे में, इवन यहाँ तक भी है कि शहीद भगत सिंह के ताल्लुक जो हैं वो हमारे वर्तमान जो हरियाणा जिसको हम कहते हैं उससे भी हैं, और रोहतक से भी हैं। रोहतक से भी वो जब मौके पे हम बात करेंगे। और जो मार्च और अप्रैल का महीना है जी, पता नहीं इसका कारण क्या है, मैं ठीक नहीं बता सकता, लेकिन इसमें बहुत सारी तारीखें जो ऐसी हैं कि इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और उनमें चाहे वो 23 मार्च का दिन है, या वो 9 अप्रैल का है जो डॉक्टर हरनाम सिंह जी के परिवार पे हमला हुआ, 3 शहीद उनके परिवार के हुए। डॉक्टर हरनाम सिंह भूतपूर्व विधायक थे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उन पे अप्रैल महीने में हम अप्रैल की 9 तारीख को हम वीडियो जरूर देंगे। बेटा पुत्रवधू उनकी और उनका रिलेटिव 3 मारे गए, और उनकी मिसेज जो है जसवंत कौर आंटी, वो भी घायल हुई। मतलब तो 5 शौर्य चक्र मिले थे, एक परिवार अकेला ऐसा है। और जसवंत कौर आंटी ने एक आतंकवादी को जप्फी पाली और छोड़ा नहीं, उनको भी छर्रे लगे, डॉक्टर साहब को भी लगे, और वो फिर आतंकवादी उसको मार गए, अपने साथी को वहाँ पे।
इस पे आप विस्तार से बात करेंगे कि क्योंकि कहते हैं सब राजनीति वाले एक जैसे होते हैं। हाँ। ऐसा नहीं होता नहीं है। होता। ये जो पुस्तक आपने जी। क्रांति कुमार जी की तस्वीर देखी है आपने ना, आंखों में एक हाँ आकर्षण है इनमें। हाँ बिल्कुल। तो ये पुस्तक उनकी जो बेटी हैं श्रीमती उर्वशी शर्मा, ये अध्यापिका थी। उन्होंने आपको ये 2021 में दी? 2021 में दी और 20 तारीख को, आज 18 तारीख है तो आज के 2 दिन बाद वो जिस दिन ये दी वो भी एक खास दिन था। राम मोहन राय जी है एक सामाजिक कार्यकर्ता जाने माने, वो बहुत बड़े एक इतिहास के सूत्रधार भी हैं, बहुत अच्छा काम वो कर रहे। इनसे मतलब आप जो कह रहे हैं कि आपने इनका नाम नहीं सुना था, असल में हालत ये है कि किसी ने भी नहीं सुना, सुनाने वाला ही नहीं कोई, सुनेंगे कैसे। तो ये उनकी वजह से हम उन्हें जान पाए। वो एक हाली स्कूल भी चलाते हैं, उस स्कूल में एक फंक्शन था ये 20 मार्च का। तो हमारी जो गुरजीत दीदी हैं, शहीद भगत सिंह की भांजी, वो हमारे किसान आंदोलन में लगातार सिंगू बॉर्डर के ऊपर रही। तो उन्होंने ये कार्यक्रम बनाया राम मोहन जी ने कि आप उनको लेके आना। मैं गुरजीत दीदी को उस दिन लेके गया जी। उर्वशी जी बहुत विशेष मेहमान उस मौके के ऊपर थी। हम सब में जो है क्रांति कुमार जी की बेटी, क्रांति कुमार जी की बेटी जी। तो सच्ची बता रहा हूँ, मेरे को भी उसी दिन पता चला। और ये नाम भी क्रांति कुमार उनका भगत सिंह ने रखा था। पहले इनका नाम हंसराज था। अच्छा। लेकिन एक हंसराज नाम का इनका साथी जो था क्रांतिकारियों का, वो वादा माफ गवाह बन गया था। तो वो नाम पसंद नहीं आया भगत सिंह जी। भगत सिंह बोले यार ये हंसराज नाम बदल ले, तो उन्होंने खुद क्रांति कुमार नाम उनको दे दिया। खैर 13.5 साल जेल काटी इन्होंने। और उस दिन वो जो इनकी बेटी उर्वशी जी और गुरजीत कौर जी को भी ये पुस्तक उस दिन भेंट की थी। तो मैंने उनकी वो फोटो परसों गुरजीत कौर जी को भी भेजी और फ़ोन किया, तो वो कहने लगी कि मैं बहुत खुश हूँ कि आपने ये फ़ोटो मुझे उपलब्ध कराई है। उनसे बात होती रहती है। रोहतक भी आए थे वो किसान आंदोलन के दौरान। तो खैर उस दिन से लेकर जब ये पता चला कि कहानी क्या है, और ख़ास तौर पे जिस तरह से ये शहीद हुए, यार आप अंदाज़ा लगाइए कि देश को आज़ाद करवाने के लिए 13.5 साल जेलें काटी। और ये 15 मार्च 1966 को वो साइकिलों की एक दुकान थी, वहाँ पे वो जो तथाकथित हिंदू सांप्रदायिक संगठन, उन्होंने बंद का आह्वान कर रखा था। ये पंजाब के पुनर्गठन की मांग को लेके था जी। पंजाबी सूबे की। तो उन्होंने शटर आधा कर रखा था दुकान का। वो ठक्कर साहब थे, उनकी वो दुकान थी, वो कांग्रेस के भी अध्यक्ष थे जी, उस दुकान में ऐसे पेट्रोल जो है फेंक के और आग लगा दी गई। और बहुत देर तक उनको ढूंढते रह के शहर में दंगा हो गया। क्रांति कुमार जी कहाँ हैं? वो भी होना ही था कि भी जुलूस वगैरह निकल रहे हैं। तो उनकी जिस दुकान में वो बैठे थे उसके सामने साइकिल खड़ी थी। उस साइकिल से ये हुआ कि उनकी साइकिल तो ये खड़ी है, और अंदर देखा तो 3 जो है बिल्कुल कंकाल जो है शरीर के वो मिले जले हुए। इनके जो शरीर की पहचान इसलिए हो पाई कि ये एक शीशी दवाई की अपनी जेब में रखते थे। कांच की थी वो।
कांच की थी, वो जलने के बाद वहाँ पे रखी हुई थी। तो ऐसा देखिए ये कि बहुत ही भगत सिंह के मार्मिक साथी होता है को इतना। मतलब किस तरह की शहादत मिली है, किस तरह की और वो भी शहादत, आज़ाद भारत में। आज़ाद भारत में। और वो बहुत ही साधारण रूप से रहते थे, पत्रकार भी थे वो आपकी तरह से, बहुत साधारण व्यक्ति थे, कभी इधर उधर नहीं भागे कि हमें ये दे दो या वो दे दो उसकी एवज में। हमारा जो हरियाणा पंजाब का जो कोई भी इतिहास का सूत्र जो है वो जाके प्री पार्टीशन पंजाब में जुड़ता है। हमारे देश का बंटवारा हुआ उससे पहले वाला जो पंजाब था वहाँ जरूर जुड़ जाते हैं बहुत सारों के सूत्र हमारे, क्योंकि वो बिल्कुल एक ही तो था ना सभी कुछ, और मतलब अप्राकृतिक रूप से अलग अलग कर दिया गया। तो अब उसके इतिहास को आप थोड़ी ना बांट सकते हो, बात है। तो वो नहीं बट सकता। तो बार बार वहाँ भाई मिंट गुमरी जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें इनकी पैदाइश है, क्रांति कुमार जी के परिवार की विभाजन में इधर आ गई। भगत सिंह की पैदाइश भी तो वहीं की है ना, बंगा गाँव की मतलब। और ये फिर पानीपत में आके बस गए थे। कई बच्चे इनके थे। तो उस दिन से मेरे को ना ये खटक रही थी चीज़ कि भाई ये तो बहुत ही चिंताजनक बात है कि हमारा हरियाणा भी नहीं जानता उनको, नहीं जानता, शायद हरियाणा से बाहर भी बहुत कम लोग जानते हैं। इस पुस्तक में उनको श्रद्धांजलि देने वालों में उस समय के विदेश मंत्री, उस समय के पंजाब के मुख्यमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा गांधी, सभी के शोक संदेश हैं इसके अंदर बाकायदा लिखे हुए हैं। और इस घटना का भी वाकया इसमें लिखा हुआ है कि इस तरीके से वो सांप्रदायिक हिंसा के शिकार होंगे, इससे बड़ी कोई दुखद बात हो नहीं सकती। और आज क्योंकि सांप्रदायिकता अपने ढंग से एक चरम पे जा रही है, चरम की तरफ जा रही है, तो ये और भी ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम उसको कम से कम ये देखें कि वो क्या भयानक रूप उसका हो सकता है। खैर, तो हमें लगा कि ये हम बताएं। और आज थोड़ा सा संतोष मेरे को ये हो रहा है कि आपके इस चैनल के माध्यम से, जो गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स के माध्यम से ये बात जो है वो हजारों लाखों लोगों तक जाएगी। और लोग, मैंने कल उर्वशी शर्मा जी से फ़ोन किया था। मैंने बताया कि जी मैं वो बोल रहा हूँ 20 मार्च को 4 साल पहले आपसे मिले थे वहाँ हाली स्कूल में। तो वो बोली आपने फ़ोन किया, बहुत अच्छा किया, और बोली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा आपसे ज़्यादा अच्छा तो मुझे लग रहा है। उम्र काफ़ी हो गई है उनकी। उम्र उनकी अब उस टाइम 82 की थी, तो अब 3 साल और जो 4 तो काफ़ी उम्र है, 86-87 की है। तो ऑफिशियली आप उनको दीदी बोल सकते हो। हाँ। तो मैंने कहा जी एक दिन फिर आएंगे आपसे मिलने। तो बोली हाँ चक्कर लगे तो आ जाना। मैंने कहा चक्कर इसी काम के लिए आएंगे विशेष रूप से, लगे चाहे ना लगे चक्कर वो कोई बात नहीं। तो उन्होंने फिर एक बात कही जो मेरे को दिल पे महसूस हुई। उन्होंने ये कहा कि ऐसे करना कि जल्दी आना, मेरा स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं है। मैंने कहा जी आपका स्वास्थ्य भी अच्छा है, आपकी लंबी उम्र होगी, ऐसी हमारी कामना है, लेकिन हम आएंगे मिलने के लिए। खैर, ये क्रांति कुमार जो थे ये बहुत बड़े सूत्रधार थे शहीद भगत सिंह और उनके साथियों के, और बाहर से, क्योंकि इन पे वो वाला मुकदमा नहीं था। तो एक बार मुकदमा बनता, जेल जाते, फिर छूटते, तो फिर मुकदमा बनता, तो बीच बीच में वो
ऐसे छूटते रहे तो वो भीतर और बाहर का संपर्क जेल में जोड़ने में ये बड़ी भूमिका अदा करते थे। ये बहुत ही सावधानी का काम होता है, क्योंकि आप एक्सपोज हो गए तो एक बहुत क्रूशियल लिंक टूट जाता है। तो ये किसी न किसी के हाथों उनके लिए भीतर कुछ खाने का सामान भी भेज देते थे, इसलिए इनको रसगुल्ला कुमार भी कहते थे भगत सिंह। अच्छा। भी कई बार ना ये रसगुल्ले भिजवा देते थे। एक बार तो ये जेल में उनको खाना जब भिजवा रहे थे, हाँ तो अंग्रेजों ने सोचा कि रोज खाना मतलब ये जुगाड़ कर लेता है भिजवाने का, तो उन्होंने खाने में एक बुलेट डाल दी। हाँ, और वो चेक हुई तो उसमें बुलेट तो निकलनी थी दाल के अंदर तो तब के अखबारों में खबर लगी थी कारतूस डाल दिया, बुलेट इन सॉस। हाँ, और इनके ऊपर मुकदमा भी बना, बेचारों को जेल जाना पड़ा इनका। इस बात के लिए भी जेल जाना पड़ा। ये भी है इसमें दर्ज है। मैं जब किताब पढ़ रहा सर से नहीं डाली मैंने। ठीक बात है, ये उसमें है। तो खैर इतना ही नहीं, ये जो गांधी जी की जो बातचीत इरविन से होती थी, ये इतिहास का एक बहुत बड़ा प्रश्न है। बहुत बड़ा 99% जो लोग हैं वो प्रोपेगेंडा के शिकार हो गए सर। और बहुत सारे लोगों को ये बचपन से घुट्टी पिला दी गई कि गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने की कभी कोई कोशिश नहीं की। तो ये अब जो आप जो आगे बात करने जा रहे हो उस कड़ी को जोड़ती है। बिल्कुल नहीं, आपने ठीक इशारा किया इस तरफ भी। ये भी, इस पे भी रोशनी डलनी चाहिए, विवादास्पद विषय। तो जब वो लॉर्ड इरविन से बात करने के 1931 की बात है जी, लॉर्ड इरविन समझौता जिसको बातचीत कहते हैं। हाँ, पैक्ट जो कहते हैं, इरविन गांधी पैक्ट। वो उस समय पर भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी का हुक्म हो चुका था। तो गांधी जी से, नेहरू जी से जो मिलने जो लोग जाते थे कि भाई आप ये बात उनके सामने, गांधी जी के सामने रखना, और फिर वापस आके गांधी जी जो बताते थे कि मैंने रखी तो क्या रिएक्शन था। उनमें क्रांति कुमार भी थे जो गांधी जी से मिलने जाते थे, आसिफ अली थे, कुछ और लोग थे। तो ये इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति तब भी थे। वास्तव में गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के सामने शहीद भगत सिंह और उनके साथियों की जान बचाने की जो अपील है वो कई बार की। और ये कहने वाले सही नहीं कह रहे, कुछ लोगों का ना खास इंटरेस्ट है कि किसी तरह से गांधी जी को मतलब बदनाम किया। ये तो मैं अब जब देखता हूँ ये कोशिश अब से नहीं चल रही, ये कोशिश 50-60 साल से चल रही है। हम भी कितने बार सुनते, मतलब अगर किसी बच्चे के लिए सबसे आसान काम है तो वो गांधी जी को गाली देना है। बताइए, ऐसा बनाया गया है माहौल। अब क्योंकि वो सांप्रदायिक ताकतों के शहीद हुए, शिकार हुए गांधी जी खुद 30 जनवरी को। और जो गोडसे की जय बोलते हैं वो तो संसद में बैठते हैं, वो वहाँ बैठते हैं संसद। और वो लोग ये चाहते हैं कि जिन लोगों के, बच्चों के, जवानों के दिल में भगत सिंह के प्रति एक श्रद्धा और भावना है, जो कि जाहिर है बहुत ऊंचे स्तर होनी भी चाहिए और बढ़ ही रही है, घटी नहीं कभी भी, वो मतलब वो गांधी जी से नफरत करने लग जाए। हाँ जी, ये एक इसके पीछे, जबकि इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, छिपा हुआ एक एजेंडा है। वास्तव में गांधी बनाम भगत सिंह का विमर्श सही नहीं होगा, हो नहीं सकता, हो भी नहीं, तुलना ही पॉसिबल नहीं है। पूरक तो हैं एक दूसरे के अपने ढंग से, उसमें मतभेद हो सकते हैं, पर तुलना नहीं हो सकती। तुलना का कोई चक्कर ही नहीं है, मतलब उस तरीके से। तो खैर वो मैंने भी जितना अध्ययन किया उससे पता ये चला कि गांधी जी ने अगले जिस दिन वो मिलने गए थे उससे अगले दिन ये कहा कि हमारे देश की जनता ये चाहती है कि शहीद भगत सिंह शहीद नहीं हुए थे तब, भगत सिंह और उनके साथियों की जान बचाई जाए, और जो सजाए मौत है वो बदल दी जाए।
तो इरविन क्या रिएक्शन करते हैं उसके ऊपर वो ये देखना चाह रहे थे। तो इरविन ने ये उस मामले में असमर्थता प्रकट की दबी जुबान से। तो उन्होंने दूसरी बार फिर उनके सामने ये कहा कि आप उस सजा के आदेश को सस्पेंड करवा लें कम से कम, एक ताकि कुछ समय मिल जाए मतलब। तो कहते हैं कि इरविन ने ये कहा उनको कि मैं समझता हूँ कि करोड़ों भारतीयों के दिलों में ये एक भावनात्मक मुद्दा है, लेकिन जो ब्रिटिश अफसरशाही है पंजाब की खास तौर पर, वो इसको गले नहीं उतारने देगी, ये इरविन ने कहा। जो भी आईसीएस लॉबी उस टाइम पे और आईपीएस लॉबी थी, क्योंकि सैंडर्स का हत्याकांड भी उसके साथ जुड़ा हुआ। अब उनकी ये अपनी तरह का दोगलापन कह सकते हो कि 1919 में जलियांवाला बाग में उन्होंने मारा, कितना कत्लेआम उन्होंने किया, मतलब उनके तो अपने कानून थे ना जी, उनकी सहूलियत के बने हुए कानून थे। हाँ, जो मुंह से तो निकल वो गया डिफेंड करते थे। तो उधम सिंह जी ने फिर किस तरह से मतलब वहाँ जाके उसका वो किया। तो ये आपको भी ध्यान होगा कितने बार ये मांग उठी है यहाँ, आज तक इंग्लैंड की संसद में उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी है जलियांवाला बाग के कांड की। और हमारे हिंदुस्तान के लोग और बहुत सारे हमारे जो विदेशों में बसने वाले, जिसको भारतीय डायस्पोरा कहते हैं, उन्होंने रिटर्न में हजार सिग्नेचर करके पेटिशन दिए हैं प्राइम मिनिस्टर माफी मांगनी ऑफ इंग्लैंड के कि भाई आप इसके ऊपर माफ़ी मांगो। उन्होंने एक बार ये जरूर कहा कि भाई हम रिग्रेट करते हैं, लेकिन माफ़ी नहीं मांगी, अपोलोजाइज नहीं किया, ये वो करते थे। खैर, अब वो एक तरफ से तो अपने ब्रिटिश जो अफसरशाही है उसका इतना ख्याल रख रहे हैं कि उन्हीं के सारे तो राज करते हैं। तो गांधी इरविन पैक्ट जब हो रहा था तो कांति कुमार वहाँ रिएक्शन देखने के लिए मौजूद थे? मौजूद नहीं, वो गांधी जी जब वापस आते थे बातचीत करने जाते थे और वापस आते थे, तो दोनों मौकों पे ये उनसे ब्रीफिंग लेते थे। अच्छा, कि भाई आज क्या हुआ और क्या हुआ। तो गांधी जी ने इनको ये बताया कि मैं सस्पेंड कर जो उनकी सज़ा थी उसको मुलतवी करने की मांग इसलिए रख रहा था ताकि कुछ समय मिल जाए, कुछ और किया जा सके, उस बीच में कुछ और किया जा सके, क्योंकि वो तारीख बहुत नज़दीक आ रही थी। आपको ध्यान है कि वास्तव में फांसी का हुक्म 24 मार्च के लिए हुआ था, पर उन्होंने रात को ही कर दी। और 23 की शाम को भी महात्मा गांधी इरविन से मिले हैं, क्योंकि उन्होंने कहा एक ही दिन बचता है कल का, तो आप इसके ऊपर विचार करो, कोई रास्ता निकालो इसके लिए। तो एक कारण तो ये बताते हैं कि उन्होंने 24 की बजाय भी 23 को फांसी दे दी रात को। कुछ लोग आज भी कहते हैं ना कि अंग्रेज जो है वो कानून के बड़े पक्के होते थे, ऐसा कुछ भी नहीं है वरना कोई मतलब नहीं है। शहीद भगत सिंह मुझे इसलिए याद रहते हैं सर, ये वो पहली किताब थी जो सिलेबस के अलावा मैंने अपनी ज़िंदगी में पढ़ी थी। कौन सी वाली? शहीद भगत सिंह। ओह अच्छा। और मुझे अच्छे से याद है, मैं खेत में बैठा उस किताब को पढ़ रहा था, और जब उनको रात को निकाल के और जब फांसी दी गई तो मैं खेत में ना धाड़े मार के रोने लगा था। मुझे मतलब आज भी उनकी मेरे पहले आइकॉनिक हीरो हैं वो, जो मुझे हमेशा याद रहते हैं। लाखों लोगों के दिलों में बसते हैं वो। हालांकि उसके बाद जैसे सर्वोदय भवन में से जुड़े तो मैंने गांधी जी को पढ़ना शुरू किया, तो तब तक मेरे मन में भी यही विचार थे कि गांधी जी है ना, चाहते तो बचा सकते थे, या उन्होंने कोशिश ही नहीं की। मैं गांधी जी को मतलब कोई अच्छा नेता नहीं मानता था। बाद में पता चला कि दोनों ही बहुत महान नेता थे और दोनों की अपनी अपनी भूमिकाएं थी। हाँ, खैर वो एक ऐसा संदर्भ है मतलब कि जिसमें
यानी भगत सिंह और उनके साथी वो ये समझते थे कि गांधी जी के रास्ते से मतलब देश आज़ाद होना मुश्किल है। अब हम ये जरूर कह सकते हैं कि गांधी जी के रास्ते से भी आज़ाद हुआ, लेकिन केवल उसी रास्ते से आज़ाद, सब फोर्स मिलके सारी काम किया तब जाके मिलके देश आज़ाद हुआ है। उसमें जो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो क्रांति नहीं कर सकते थे, जिनके मन में क्रांति करने का साहस नहीं था, उनमें भगत सिंह जी ने के अलावा गांधी जी ने उन लोगों में सांस भर दिया। जिनमें क्रांति करने का साहस था वो भगत सिंह की विचारधारा से जुड़े हुए थे। अब आप देखिए किसानों के बहुत बड़े बड़े मजदूरों के आंदोलन भी थे। 1946 की नेवी की विद्रोह, जिसमें 3 झंडे नेवी वालों ने हड़ताल करके जहाजी बेड़े की, तिरंगा झंडा, हरा झंडा और लाल झंडा, 3 झंडे फहरा दिए। एक कांग्रेस पार्टी के नाम का था जिस धारा के नेतृत्व कांग्रेस करती थी, दूसरा मुस्लिम लीग का था हरा झंडा और तीसरा कम्युनिस्टों का लाल झंडा था। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के नेतृत्व ने ही उस हड़ताल का समर्थन करने से मना कर दिया। कम्युनिस्टों ने किया और बॉम्बे का ट्रेड यूनियन के आह्वान के ऊपर लाखों मजदूर सड़कों पे आ गए नेवी की हड़ताल के पक्ष में। और जो भी राजे रजवाड़ों के खिलाफ भी सामंतवाद विरोधी जो आंदोलन थे किसानों के लगा लो, वो भी तो साम्राज्यवाद के खिलाफ थे, क्योंकि राजे रजवाड़े अंग्रेजों के सहयोगी थे शासन में। तो ये आज़ादी के आंदोलन को इस संदर्भ में हमें देखने की जरूरत है। इसमें किताब में एक जगह मैंने और पढ़ा सर से का कि गांधी जी को जब जन भावनाएं थी कि गांधी जी बचाएं, तो ये उनको काला गुलाब भी दे के आए थे क्रांति कुमार। ओके, गांधी जी को काले गुलाब दे के आए ये जो क्रांतिकारी दल था। और गांधी जी ने फिर उनसे बहुत इत्मीनान से बात करी कि मैं इसके लिए कोशिश करूंगा। तो क्रांति कुमार एक हाँ, वो हिस्सा अभी मेरा भी पढ़ना बाकी है। तो खैर ये यानी शहीद भगत सिंह और उनके साथी, क्योंकि अभी 23 मार्च आने वाला है अगले हफ्ते, तो इतना ज़्यादा बड़े स्तर के ऊपर मनाया जाता है कि हर साल के बाद वो जो कार्यक्रम होते हैं उनकी संख्या बढ़ती चली जाती है। तो अभी मेरे को 2-3 दिन से अलग अलग जगहों पे कहते हैं आप यहाँ इनविटेशन मिल रहे हैं, आ जाओ, जबकि आप खुद का एक कार्यक्रम करवाने की व्यवस्था खुद का यहाँ करवाना पड़ता है शाम को रोहतक में। और जींद भी बुला रहे हैं, पानीपत बुला रहे थे जहाँ उर्वशी जी भी आएंगी वह। तो खैर कहने का तात्पर्य ये है कि ये मनाने के पीछे जो परिस्थितियां हैं उनको आप नोट करके देखो। ऐसा नहीं है कि एक बार श्रद्धा सुमन अर्पित करके और हम वैसे के वैसे हो गए। आज भयंकर रूप से पूंजीवाद का संकट है हमारे सामने। जिस पूंजीवाद को ये उतार के समाजवाद लाना चाहते थे, इनका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जुड़वाया था उन्होंने, बहुत सोशलिस्ट जोड़ा गया। और हमारे देश के संविधान का जो प्रियम्बल है, आमुख क्या कहते हैं उस प्रस्तावना, उसके अंदर भी सोशलिज्म और सेकुलरिज्म, डेमोक्रेटिक और फेडरल संप्रभु रिपब्लिक उसका जो नाम है, सोशलिस्ट का, उसमें कोई मतलब ये थोड़ी ना है कि भाई इतनी ज़्यादा गैर बराबरी आप कर देंगे कि मतलब करोड़ों करोड़ लोगों के पास कुछ भी नहीं है और टोटल जो 40% परिसंपत्तियां हैं हमारे देश की वो 1% लोगों के पास है। ये सोशलिज्म थोड़ी ना है। वो जिस सोशलिज्म की बात करते थे, भगत सिंह उस पर बहुत लिखते हैं, वो साइंटिफिक सोशलिज्म है। और इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा था उसका मतलब यही कि मतलब अंग्रेज को हटाने के साथ साथ, साम्राज्यवाद के खात्मे के साथ साथ समाजवाद की व्यवस्था स्थापित करना, जिसमें एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य का और एक देश द्वारा दूसरे देश का शोषण करने की संभावना खत्म हो जाए। और जबकि अब ये चरम पे है, अब ये चरम पे है, चाहे वो देशों के रूप में देखें तो हम
अपने देश की मतलब आर्थिक और जो कुल मिला के जो स्थिति बनी हुई है, गैर बराबरी की, गरीबी की, बेरोजगारी की, भूखमरी की, तो वो समाजवाद का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की प्रासंगिकता बढ़ती जाएगी और साम्राज्यवाद विरोध भी बढ़ता जाएगा। क्योंकि जितने बार भी ये, चाहे वो अदालत में जाते थे या वो, भगत सिंह खुद बहुत ही ब्रिलियंट रीडर और राइटर थे, 4-5 भाषाएं जानते थे। इतने कम समय में कोई आदमी इतना पढ़ सकता है, क्या इसका एक एग्जाम्पल है। वो कितने काम वो सिर्फ 23 साल की उम्र कर करा के चले भी गए। सूची देखो, जेल में बैठ के जो किताबों की सूची मंगा रहे हैं अपने भाई के हाथ, कि लाहौर की डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी से आप निम्नलिखित पुस्तकें इश्यू करवा के ले आओ। आप उन पुस्तकों की सूची पढ़ के देखिए, वो एक से एक उच्च कोटि के दर्शन शास्त्र की किताबें हैं मतलब। और शिव वर्मा जी जिन्होंने संत स्मृतियाँ लिखी है, वो खुद इनके मतलब एक वैचारिक नेतृत्व करने वाले थे। और हमें तो शिव वर्मा जी से भी मिलने का मौका मिला, कभी उन पे भी बात करेंगे सर। और देखिए आप भगत सिंह के साथियों का भी वैचारिक स्तर कितना ऊंचा था। क्रांति कुमार जी को आज़ादी के बाद में हिसार में कुछ जमीन अलॉट की गई, हाँ, और इन्होंने लेने से मना कर दिया कि जमीन लेना बेकार की बात है। क्रांति के लिए काम करना, देश आज़ादी का हमारा एक फर्ज था, अब जमीन हम क्यों ले, और दे सकते हैं तो आप हमें नौकरी दीजिए ताकि हम समाज में कोई रचनात्मक काम कर सकें। लेकिन अफसोसजनक ये है कि इनको कुछ नहीं दिया गया। हाँ, और वो ये कह रही थी उर्वशी दीदी, जब उनसे बात हुई तो ये भी मैंने बात की थी उनसे, वो बोली हमें कुछ नहीं चाहिए, ना हमें कोई मलाल है इस बात का, ये भी उन्होंने रखा मतलब। तो खैर आज मैं ये समझता हूँ कि इनको ज़रूर हमें इनकी स्मृति को, इनके आदर्शों को, इनके जीवन का जो भी उससे आज के दौर में हम सीखें तो ये हमारे लिए न केवल हमारा कर्तव्य बनता है, बल्कि ये हमारा बहुत बड़ा संबल और सहारा हो सकते हैं। आज के संघर्ष को बल प्रदान करेंगे। इसमें मुलाकात का लिखा है, कब कैसे मुलाकात हुई शहीद भगत सिंह से, भगत सिंह जी से उनकी मुलाकात का मुझे ख्याल, जितनी मैं अब तक पढ़ चुका हूँ उसका ख्याल मुझे नहीं है कि किस तरह मुलाकात हुई थी। लेकिन कईयों के, पंडित किशोरी लाल जी थे, पंजाब के थे वो उसी कॉलेज में पढ़ते थे और हॉस्टल में जहाँ भगत सिंह पढ़ते थे। उनका कद छोटा था। एक बार हमने उनको यूनिवर्सिटी में, हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में शहीद दिवस पे बुलाया और रात को मेरे कमरे में रुके थे तो कमरा भर गया। रात को देर तक पूछते रहे लोगों को, विद्यार्थियों को ये लग रहा था जैसे हम भगत सिंह से बात कर, और चश्मदीद थे उनके। और उन्होंने ये कहा कि हम और भगत सिंह अगर तुम्हारे जैसे ही थे, तुम ये मत समझना कि वो कोई बहुत अभूतपूर्व किस्म के लोग थे। हम तुम्हारे जैसे ही थे, तुम शरारत करते हो हम भी करते थे। तो बोला मेरे दिमाग में ये आती थी हॉस्टल में रहते हुए कि भाई भगत सिंह जो है इनका सही जीवन है, क्रांतिकारी है, हमें भी अगर ये शामिल कर ले तो कितना अच्छा हो। एक दिन वो उस दिन रात को बताया उन्होंने, ये 1979 की बात है, 23 मार्च की। बोले एक दिन भगत सिंह अकेले बैठे थे कमरे में तो मेरी हिम्मत सी पड़ गई, मैं जाके बोला भगत सिंह तुम मेरे को भी मिला लो ना अपने संगठन में। तो भगत सिंह ने ये कहा तू छोटा था तो है ही, कहीं फंसवा देगा हमें भी है भाई। अपने यहाँ जैसे ना छोटे कद के या हल्के जो शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं उनका कई बार ना मजाक उड़ा देते, अवमूल्यन सा करने की ये प्रवृत्ति सी है। बोला तू छोटा सा तो है यार, हमें कहीं फंसवा देगा। तो बोला मेरे को एक बार तो निराशा हुई। फिर मैंने भगत सिंह को ये कहा कि भगत सिंह तुम ये बताओ, जब कोई इमारत बनती है बड़ी तो सबसे नीचे क्या लगता है? तो बोला बड़ा पत्थर लगता है। फिर क्या लगता है? बोला फिर छोटा पत्थर लगता है। फिर क्या लगता है? बोला फिर ईंट लगती है। फिर बोला फिर तो कुछ भी नहीं। बोला एक बात बताता हूँ। मैंने बोला भगत सिंह को ये कहा
कई बार दीवार के बीच में, दो ईंटों के बीच में ऐसी जगह होती है जहाँ पर एक छोटा रोड़ा रखना पड़ता है, जिसको हम डेली बोलते हैं। हाँ हरियाणा में उसको डेली बोला जाता है। हाँ, दिल्ली, हाँ डेली, मिस्त्री जब करता है ना, जगह बच गई तो डेली दियो भाई। हाँ, वो ऐसे तोड़ के डालनी पड़ती है। हाँ, तो कहता मैं डेली हूँ। तो उन्होंने ये कहा किशोरी लाल जी ने कि उस जगह के ऊपर और कुछ भी नहीं लग सकता, दो ईंटों के बीच की जो जगह होती है वो मैं बन सकता। मैं ऐसी जगह काम आ जाऊंगा। बोले यार तू तो बंदा काम का है, ठीक है तू मिल जा हमारे यहाँ। तो इस तरह से उनसे अलग अलग लोग मिले। वो स्मृतियाँ पुस्तक शिव वर्मा जी की है, उसमें बहुत सारी इनके शरारतें वगैरह सब कुछ वो लिखा हुआ है। उसके ऊपर आप कभी बात अलग करेंगे। से किसी दिन बात करेंगे। मुझे भी काफी समय होगा उसके पढ़े हुए, एक बार दोबारा पढ़ के फिर करते हैं। स्मृतियाँ ना तो उस बहुत ही रोचक ढंग से और बिल्कुल वस्तुगत उसके अंदर। और ये तो अच्छी बात है कि आप उनसे मिले हो। उनसे भी मिला, मैं किशोरी लाल जी से मिला। तो किशोरी लाल जी की ये बड़ा रोचक बात है कि उन्होंने आप लोगों को कहा कि भगत सिंह कोई दूसरी दुनिया का व्यक्ति तुम्हारे जैसा ही तो था, है ना। उनसे किसी ने पूछ लिया, बोले सर आपने शादी नहीं करी? जब वो मेरे कमरे में बैठे थे तो, क्यों नहीं करी? अरे बोला शादी की उम्र थी तब तो काला पानी में जेल में थे हम, और जब छूटे तो उम्र नहीं रही थी, तो शादी कैसे करते। तो आते थे हरियाणा के साथ, और भी कई लोगों का ताल्लुक रहा। लेकिन तब ये सोशल मीडिया का दौर नहीं था, ऐसे लोग अनरिकॉर्डेड चले गए इस दुनिया से। और मुझे अब इतना अच्छा लग रहा है कि हम जब कम से कम हम इतने तो लकी हैं कि आप जैसे आप किशोरी जी को आपके बहाने हमने देख लिया अभी। तो नहीं, हम उनको ना हिसार बस स्टैंड पर बस में बिठाने गए, बहुत ही सिंपल रहते थे। तो रास्ते में एक गोगिया फोटो स्टूडियो था। हाँ, बहुत परिजा चौक पे बहुत फोटो खिंचवाए मैंने वहाँ फोटो खिंचवाए। अच्छा, किशोरी लाल जी के साथ मैं पासपोर्ट साइज फोटो बनवाए गोगिया से मैंने। हाँ, वो 2-3 फोटोग्राफर होते थे। तो खैर वो फोटो अभी तक है। अच्छा, उसी दिन की 79 की, मतलब। तो सोशल मीडिया तो कहा था, कुछ भी नहीं था उस तरीके से। तो उनका जब इंतकाल हुआ तब पंजाब के साथी हम कानपुर एक कॉन्फ्रेंस में थे। बोले यार शिव वर्मा से मिलना है, कानपुर रहते। मैंने कहा मिल लेंगे। बोले वो किशोरी लाल जी ने अपने जीवन के बारे में कभी नहीं बताया, हमारे सीटू के तो पंजाब के अध्यक्ष थे, औरों की बताते रहते थे। ठीक है भाई, पूछ लेना। तो गए वहाँ, वो बोले बैठो, चारपाई पे बिठा दिया। शिव वर्मा जी? हाँ, बोले चाय पिलाऊंगा तुम्हें। वो स्टोव होता था हवा भरने वाला, पीतल का, ऐसे ऐसे हवा भर के चाय पिलाई आप अपने हाथ से बना के उन्होंने। और फिर जितनी भी बातें बताई, वो बोले किशोरी लाल जी ने तो बहुत यातनाएं सही हैं। बोले हमने तो कुछ भी नहीं किया। मैंने कहा उन्होंने अपनी नहीं बताई, ये खुद की नहीं बता रहे। तो इनकी ये बड़प्पन था बहुत बड़ा, मतलब। नहीं तो मुझे लग रहा है कि 1966 से पहले भी, 47 के बाद, क्रांति कुमार जी अगर अपना कुछ बताते तो ये 100 पेज की किताब नहीं होती है। हाँ हाँ, ये 1000 पेज की किताब होती और लोग जान रहे होते इनको, क्योंकि इसमें तो शोक संदेश और सब मिला के ये इतनी पतली सी किताब लिख पाए। हाँ। इसका मतलब उन्होंने अपने बच्चों को भी अपनी जिंदगी के बारे में बहुत ज्यादा कुछ बताया बहुत ज्यादा नहीं बताया होगा। ये टोटल आप मिलाए इसे 65 पेज की किताब है ये, 67 पेज की तो किताब। अब मुझे ये लग रहा है कि इस बात की भी जरूरत है कि इसके अंदर कुछ और चीजें जोड़ के इसको लेख वगैरह इसको फिर से भी छपवाया जाना चाहिए। और इसमें कुछ पेज तो उनके बेटे के बारे में ही है, जो बर्तन मांजते थे बेचारे। हाँ, बिल्कुल। ढाबे पे बर्तन मांजते थे इनके बेटे, मांजते थे। इतने ये 44 पेज है इनके बारे में। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अब दिक्कत एक और आएगी, जितने भी दर्शक हैं इनकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी इसका, और वो हमसे पूछेंगे ये किताब कहाँ मिलेगी। वो जितने बार हम पूछते, वो मेजर साहब का किया था,
मेजर साहब की किताब मांगने लगे। हाँ। कईयों को तो मैं पोस्ट से भिजवाने। लेकिन एक काम हो सकता है, इस किताब की मैं समय मिलेगा तो पीडीएफ बना लूंगा, तो पीडीएफ शेयर की जा सकती है, पीडीएफ से उपलब्ध करवाई जा सकती है। ये अच्छा आइडिया है। तो मैं कोशिश करूँगा, अभी तो नहीं प्रॉमिस कर सकता कब मैं, पर मैं जल्दी आपको पीडीएफ दे दूंगा इसकी, बता दूंगा किसी वीडियो में, ताकि आप मुझे मैसेज करके व्हाट्सएप पे पीडीएफ मंगा सकें। अभी इसकी कॉपियां नहीं है। उर्वशी शर्मा जी के बारे के पास भी शायद नहीं होंगी, क्योंकि और कुछ मिलेंगी तो पानीपत जाके उस दिन मिल के आएंगे तो ले संसाधन इतने होते नहीं परिवारों के पास ना। हाँ, कम होते हैं। हो सकता है राम मोहन जी के पास अच्छा। कुछ पुस्तकें। लेकिन आपने बहुत अच्छा किया आज उनके बारे में ना बताया है आपने, तो इसलिए आज थोड़ा ये इसलिए भी राहत महसूस कर रहे हैं कि चैनल के माध्यम से काफी साथियों को। मुझे तो लगता है गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स का जन्म ही इसलिए हुआ है, इस चैनल का ना, कि हम वो काम कर सकें जो कुछ अधूरे रह गए थे। बहुत बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया। हाँ, क्रांति कुमार जी को श्रद्धांजलि है दोस्तों। हाँ, ये भी इस बहाने शहीद आजम उनको लंच कुमार भी कहते थे। हाँ, वो लंच कुमार और रसगुल्ला कुमार वो लिखते हैं, जेल में जब भी भीतरी खाने से मन भर जाता तो पिताजी से कहा जाता, लंच का कोई प्रबंध करो लंच कुमार। और इनका पाकपटन में सतघरा में जन्म हुआ था, ब्राह्मण परिवार में। ये पाकपट्टन जो है ना जी, ये वहाँ पे मिंट गुमरी के पास में एक तहसील है ये। वहाँ किसान आंदोलन भी था, मुझे ये पता है कि ये उन्होंने अपनी बेटी को एक बात कही, देखो कितने पढ़ते हुए, कि भगत सिंह है तो नास्तिक, परंतु कभी कभी मुझे लगता है कि यह कोई अवतारी शख्सियत है। क्रांति और प्रेम दोनों का मिला जुला रूप है भगत हाँ, सिंह। बिल्कुल बिल्कुल। कितना क्या जीवन रहा होगा इन लोगों का, जो भगत सिंह जी के साथ ही ये लोग रहे और उनके लिए कुछ कर पाए जी। मतलब अगर भगत सिंह को किसी ने एक रसगुल्ला भी जिंदगी में खिला दिया तो वो उसका भाग्य ही कहा जा सकता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ, है ना। क्रांति कुमार जी की कहानी हम जितनी चर्चा कर पाए इस बहाने, और कामिड़ साहब जितना भी इस पे प्रकाश डाल पाए दोस्तों, वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, बहुत थोड़ा है जी, है ना। बातें ऐसी पेट भरता ही नहीं, कितनी कर लो। हाँ, सही बात। और बुक पढ़ने का आपका मन करेगा, अभी उपलब्ध नहीं है ये, पर मैं इसकी पीडीएफ बना के आपको किसी वीडियो में बताऊंगा, आप मुझे फिर मैसेज करके ये पीडीएफ आप मुझसे मंगवा लेना। बाकी अगले उस पे बातचीत करेंगे, उसमें हाँ, उसमें मैं बता दूंगा कि कहाँ से आप इस पीडीएफ को मंगवा सकते हैं। बाकी देखिए आप, इन्होंने इन ऐसे आदमी के, ऐसे शख्सियत के चौक चौराहों पे प्रतिमाएं लगनी चाहिए थी। क्रांति कुमार जी की इतनी हजारों प्रतिमाएं हरियाणा में लगी हुई हैं, बताइए। क्या कहीं किसी प्रमुख चौक पे इनका नामकरण, इनकी सड़क का नाम होना चाहिए था। और सबसे अफसोस की बात यह कि इनकी मृत्यु देखिए, इनकी मतलब वही जिस चीज के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी उसका शिकार ये खुद हो गए, है ना। क्रांति कुमार जी की शहादत को बहुत सलाम है, एक कोशिश थी, और कामिड़ साहब का बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें क्रांति कुमार जी से मिलवाया। वैसे उनका नाम हंसराज शर्मा था, और पानीपत जब पार्टीशन हुआ तो पानीपत में आकर वो लोग रहने लगे थे। पाकिस्तान जो आज है उसमें उनका जन्म हुआ था। और देखिए कितने बहादुर दिखाई देते हैं वो। हाँ, ये नजरों से देखिए ना, कितना मतलब पेनिट्रेटिंग विजन दिखाई दे रहा है। मतलब इसको 2-4 दोस्तों को जरूर, मेरी अपील है, जरूर आप इस वीडियो को फॉरवर्ड करना अपने जानकारों में, ताकि दुनिया को पता चल सके। सबका ये अपना ये कर्तव्य बनता है, नैतिक दायित्व है कि इसको आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे तो वो जानकारी फैलेगी। और ये हमारे समाज के आज के संकट के लिए भी जरूरी है कि हम कुछ ऊर्जा महसूस करें जो है हमारे यहाँ। शुक्रिया कामरेड साहब, धन्यवाद आपका भी धन्यवाद।